Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode 117 हल्दी और नज़दीकियाँ। सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनमे और अभय की थी। राज सारे इम्पोर्टेंट काम को देख रहा था और विशाल शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी उसकी थी। शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे तो वो सुबह से ही विशाल पैलेस को डेकोरेट करवाने में लगा हुआ था। मीरा की जिद थी कि शौर्य की शादी के सारे फंक्शन पैलेस में हों। शौर्य ने भी अपनी माँ की इस ख्वाहिश को मान रखा था। वो सभी के साथ पैलेस में ही शिफ्ट हो गया था। अगले 4 दिनों के लिए वो सभी पैलेस में रहने वाले थे। अभय ने अपने कुछ आदमियों को निरंजन की निगरानी में लगाया था, जिस वजह से उसे ढूंढ रहा था। जो उसे ढूंढे जा रहे थे उस पर हमला होने के पूरे चांस थे। अथर्व हॉल में ही बैठा था। उसकी गोद में लैपटॉप रखा था। रक्षित उसके बगल बैठे हुए बोला, तैयारियां तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ये दूल्हे मियाँ कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। रक्षित की बातों पर अथर्व बोला, यहीं कहीं होगा, खुद तो आया, अपने साथ भीड़ भी ले आया है। उसका इशारा शौर्य के दोस्तों की तरफ था। तभी रक्षित स्माइल करते हुए बोला, भाई शैतानों की भी शादी होती है। अब तो मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसे देखने के लिए जिसे ये राक्षस शादी करने वाला है। बोलते हुए उसने अथर्व की तरफ देखा और सोचते हुए बोला, वैसे कमाल की बात है ना, लड़कियों से दूर भागने वाला अचानक ही लड़की से के लिए इतना पागल हो गया। बड़े पापा के साथ उसे इंसिडेंट के बाद तो ये लड़कियों से नफरत करने लगा था। फिर ऐसा भी क्या हुआ कि नफरत के गार्डन में प्यार के फूल खिल गए। रक्षित की बात सुनकर अथर्व के सामने दुआ का वो मासूम चेहरा आ गया। जब उसने दुआ को पहली बार शौर्य के केबिन में सोया हुआ देखा था, वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, शी इज़ डैम ब्यूटीफुल। रियली? रक्षित ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। ज़्यादा खुश मत हो, दूर रहना उससे, वरना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अथर्व ने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए कहा। पर रिश्ता तो उससे करीब होने का बन रहा है भाई। आफ्टर ऑल भाभी बनने वाली है वो हमारी, तो हम कैसे दूर रख सकते हैं उससे। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अथर्व उसकी बातों पर लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला। इससे पहले रक्षित कुछ और कहता, अथर्व बोला, उसे हमारे ड्रग्स के डीलिंग के बारे में पता चल गया। रक्षित चौंक कर बोला, व्हाट? बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल? पॉसिबल है मेरे भाई, सब पॉसिबल है उसके लिए। इतना बोलकर उसने रक्षित की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ से सहलाते हुए बोला, जब तक उसके साथ उसके वो 4 कुत्ते हैं ना, उसे सबकी खबर रहेगी। तो फिर उसने क्या कहा आपसे? रक्षित ने हैरानी से पूछा। कहता क्या? धमकी दे रहा था जल्दी मैं इसे बंद कर दूं, वरना वो मुझे जेल को खाना खिलाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। भाई तो आपने बोला क्यों नहीं? वो भी तो वेपन स्मगलिंग करता है और बैटिंग उसका क्या? आज तक उसने जितना भी पैसा कमाया है 50% वही है जो उसे आता है। रक्षित की आंखों में गुस्सा था और उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। वो एकटक शून्य में देख रहा था। रिलैक्स यार, रिलैक्स। इतना हाइपर क्यों हो रहा है? आज तक उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत इकट्ठा कर पाया है? और रही बात स्मगलिंग की, तो उसके पास लाइसेंस है, वो लीगल के साथ इलीगल करता है। अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा तो रक्षित बोला, पर भाई पहले उसने हमारे शेयर के लिए अब धमकी भी दे रहा है। भाई अपना गुजारा कैसे होगा? जब ड्रग्स का धंधा बंद करवा देगा तो हमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहीं से होता है। तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। अथर्व ने सोचते हुए कहा और उठकर चला गया। रक्षित भी एक हाथ पर दूसरे हाथ रखकर हथेली पर मारते हुए उठकर चला गया। उसके जाने के बाद पिलर के पीछे से विशाल मुस्कुराते हुए निकला। पिलर से टिक कर ही दोनों हाथ बांधकर
सीटी बजाने लगा। आज बहुत दिनों बाद मंजीत वालिया मेंशन आया था। शौर ने जो उसे कहा था उसका पता लगाने में उसे 1 महीना लग गया था। उसका छोटा बेटा अभी भी कोमा में था। मंजीत को सोच में डूबा देखकर अनुराग ने कहा, क्या हुआ साले साहब, तुम किस गहरी सोच में डूबे हो? मंजीत जो एकटक शून्य में देख रहा था, अनुराग की बातों पर उसके मुंह से निकला, शौर्य। अनुराग ने एक बार फिर शौर्य का नाम सुनकर उसने मुट्ठी कस ली, पर उसके चेहरे के भाव को छुपा लिया। अपने चेहरे के भाव को छुपा लिया। अब क्या किया उसने? उसकी आवाज़ में रूखापन था। उसने सबको अपने अधीन कर रखा है। पॉलिटिशियन हम हैं, पर पॉलिटिक्स वो हमारे साथ खेल रहा है। एक लड़का इतनी कम उम्र में इतना चालाक कैसे हो सकता है? तुम जितना सोच सकते हो वो उससे कहीं ज़्यादा शातिर है। अनुराग ने मंजीत की बातों पर मन ही मन खुद से कहा। क्या किया उसने शांत स्वर में पूछा। अरे जीजाजी, ये पूछिए उसने क्या नहीं किया। एक तो मेरे घर में घुस आया, मेरे गार्ड्स को बंदूक की नोक पर रखकर, और मुझे धमकी देकर गया कि उस लड़की से दूर रहूं, वरना वो इतना बोलकर वो रुक गया। तुम्हें किसने कहा था उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करने के लिए? जब उसने आरुष को कोमा में पहुंचाया तभी तुम्हें उसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। अनुराग ने उसे समझाते हुए कहा। मैं अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार उस लड़की को मारना चाहता हूँ और मार कर ही रहूँगा, मंजीत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। तो उसकी बातों पर अनुराग ने सर हिलाते हुए मन ही मन खुद से कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा और चुपचाप उठकर चला गया। उसने लॉन में आकर कॉल रिसीव किया। बोलो, क्या पता चला तुम्हें? दूसरी तरफ से शांतनु ने कहा। पता नहीं उसने निरंजन शर्मा को कहाँ छुपाया है। मेरे आदमी ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर वो मिलने को तैयार ही नहीं है। शांतनु, अपना कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करो। ये भी या सब मैं ही बताऊं? जब वो नहीं मिल रहा है तो उसके घर में होगा ना, अनुराग ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। शांतनु उसकी बात सुनकर अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोला, अगर वो उसके घर में है तो हम उसके घर में कैसे घुसकर उसे मारेंगे? अब ये भी तुम्हें बताऊं? सच बताओ शांतनु, तुम उसके ही बेटे हो ना? अरे कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करो अपना। उसकी शादी हो रही है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा उस पर अटैक करने का? अनुराग ने गुस्से में ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा तो शांतनु ने मन ही मन खुद से कहा, बस एक बार मुझे वो पेन ड्राइव मिल जाए और उस निरंजन शर्मा को मार दूं, तब तुझे भी देख लूँगा। अनुराग वालिया, तू सबसे बड़ा कमीना है। तूने जिस तरह सबको शतरंज की मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है ना, मैं भी तुझे ऐसे ही इस्तेमाल करूँगा। उसने अपने डैड की फ़ोटो देखी और देखते हुए कहा, डैड, ये आपने अच्छा नहीं किया इस कमीने से हाथ मिलाकर। शांतनु को अनुराग का उससे इस तरह बात करना नहीं भाता था। वो जब भी उसे बात करता था तभी वो गुस्से से भर जाता था। अनुराग की टोन उसे कभी पसंद नहीं आई थी। अरे भाई, आप कब आए? सीढ़ियों से उतरते हुए रिद्धिमा मंजीत को देखकर बोली। मंजीत के चेहरे से भाव कुछ बदले और उसने स्माइल करते हुए कहा, बस अभी बहना। उसके सामने पड़े सोफे पे बैठते हुए बोली, आरुष कैसा है अब? अभी तो वैसा ही है। तू बता, मैंने सुना है रिद्धि आने वाली है। हाँ, 3-4 दिनों में आ जाएगी, रिद्धिमा ने स्माइल करते हुए कहा। अनुराग बात करके अंदर आया तो दोनों की बात करते देख कर उसने भी अपने चेहरे के भाव बदल लिए। मीरा ने शौर्य की हल्दी लगा और वो खुश थी कि उसने शौर्य की शादी हो रही है। सबने एक एक करके उसे हल्दी लगाई। अभय गार्डन में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बात कर जैसे ही पीछे मुड़ा उसे सामने राखी खड़ी मिली। उसने दोनों बाहें उस पर उचका कर पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? राखी होठों को दबाए मुस्कुरा रही थी।
उसने उसकी सवालिया नज़रों पर धीरे से नामे सर हिला दिया। उसके दोनों हाथ जो उसके कमर के पीछे बंधे थे, अचानक से वो आगे आई और अभय के गालों पर हाथों में लगी हल्दी को लगाकर भाग गई। अभय हैरानी से मुंह खोले उसे देखता रह गया। वो ये क्या किया? अभय ने उसके पीछे जाते हुए कहा। इससे पहले वो अंदर जा पाती, अभय ने उसका हाथ उसे दूसरी तरफ ले गया और दीवार से सटाकर बोला, तुमने मुझे तो हल्दी लगा दी, और इस चेहरे का क्या, जिस पर हल्दी का एक छोटा सा डॉट भी नहीं है? राखी उसकी बातें सुनकर नाम में सिर हिलाते बोली, नहीं प्लीज़ अभय मत करना। क्यों नहीं करना? उसने उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप हल्दी नहीं लगाएंगे मुझे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? राखी ने डरते हुए कहा। कोई कुछ भी कहे, मुझे क्या करना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोलते कर उसने ऊपर झुकते हुए उसके अपने गाल से उसके गाल को छू लिया। राखी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कपड़ों को मुट्ठी को कस लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अभय के गालों पर लगी हल्दी अब राखी के गालों पर भी लग गई थी। पायल हल्दी वाले हाथ धोने जा ही रही थी कि तभी राज उसके सामने आ गया। पायल ने उसे घूर कर देखा। देख क्या रहे हो, हटो मेरे सामने से, पायल ने उसे घूरते हुए तीखे अंदाज में कहा। राज ने नामे सर हिला दिया और उसने पायल का मांग टीका जो टेढ़ा हो गया था, एक हाथ से वो उसे ठीक करते हुए दूसरे हाथ में लगी हल्दी को धीरे से उसके गाल पर लगा दिया। अब अच्छी लग रही हो, उसने उसे देखते हुए एक कदम पीछे होकर कहा। तो वहीं पायल उसे गुस्से में घूर रही थी। तुमने मुझे हल्दी लगाई, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इतना बोलकर वो उसे पकड़ने के लिए लपकी, पर तब तक राज बच निकला। पायल उसके पीछे पीछे भागते हुए रूम के अंदर तक चली आई। उन दोनों के बीच पकड़ा पकड़ी का एक खेल शुरू हो गया था। पायल ने रूम अंदर से लॉक कर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ अब बताओ कहाँ जाओगे बचकर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बोलते हुए उसने इधर उधर देखा, फिर सोफे पे पड़े कुशन उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगी। राज तो उसी पल खुश हो गया। अब पायल ने रूम को अंदर से लॉक किया। वो उसके वार से बचते हुए उसके पास गया। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया, पर पायल के स्ट्रगल करने से राज उसे लेकर बेड पर गिर गया। वो पायल के ऊपर था। पायल की गुस्से वाली आंखों ने राज मुस्कुराते ही देख रहा था। तुम मुझे हल्दी लगाना चाहती थी, राइट? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। राज मुस्कुराया और उसके एक हाथ से अपने गालों पर लगी हल्दी ली और उसके हाथ को अपने गाल पर रख लिया। पायल के हाथों में लगी हल्दी उसके गाल पर लग गई थी। राज ने झुककर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया तो बरबस ही उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। शौर्य की उतरी हुई हल्दी पायल और राखी दोनों अनमय के साथ दुआ के घर गए, जहाँ सब शौर्य की उतरी हुई हल्दी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आयशा, चित्रा, ईशा, मोहित और ऋषि सब दुआ के घर पर ही थे। पायल और राखी को देखकर सब खुश हो गए। सब ने मिलकर दुआ को हल्दी लगाई और शादी की रस्मों को बड़े और एंजॉयमेंट के साथ सबने निभाया। जब शौर्य की उतरी हल्दी दुआ के लगाई गई तो हौले से वो मुस्कुराई। उसे शौर्य की छुअन का एहसास हुआ। उस हल्दी में शौर्य के एहसास के साथ साथ उसकी खुशबू भी थी, जिसे दुआ बखूबी महसूस कर रही थी। सो नेक्स्ट एपिसोड, जब शौर्य की उतरी हल्दी दुआ को लगाई गई तो वो हौले से मुस्कुराई। उसे शौर्य की छुअन का एहसास हो रहा था। उस हल्दी में शौर्य के एहसास के साथ साथ उसकी खुशबू भी थी, जिसे दुआ बखूबी महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शौर्य से छू रहा हो। आयशा दुआ को हल्दी लगा रही थी। दुआ को स्माइल करते देख उसने बाहें उचकाकर सवाल किया तो दुआ ने धीरे से सर हिला दिया। आयशा उसे देखकर मुस्कुराई और हल्दी लगाकर हटी तो उसकी नज़रें अनमय से जा मिली। अनमय ने उसे इशारे कर उसे साइड से आने के लिए कहा तो उसने बाहें उचकाकर सवाल किया, क्यों? अनमय ने फिर से उसे इशारे किए तो आयशा इस बार साइड में आ गई। क्या हुआ?
क्यों बुला रहे हो? उसने रूखे अंदाज में कहा। तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? मुझे तो बस तुमसे बात करनी थी। अनमे ने उदासी भरे लहजे में कहा। क्या बात करनी है? इस बार आयशा की टोन सॉफ्ट थी। क्या तुम्हें देखना था? रोज ही तो देखते हो। अच्छा, उसने एक आईब्रो उठाकर कहा और आयशा की कमर को पकड़ अपने करीब कर लिया। ये क्या कर रहे हो? सब जगह गेस्ट ही गेस्ट हैं, कोई देख लेगा। उसने दांत भींचते हुए कहा। तो देख लेने दो ना। तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम ना सच में पागल हो, आयशा ने हल्के गुस्से में धीमी आवाज़ में कहा। तुम्हारे प्यार में, अनमे ने उसे निहारते हुए कहा। अच्छा, उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा तो अनमे ने उसे थोड़ा और अपने करीब खींच लिया। वो उसके बहुत करीब आ गई थी कि अनमे की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। आयशा ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। अनमे उसकी इस अदा पर धीरे से मुस्कुराया। आयशा के कमर से होते हुए इसके हाथ उसके चेहरे तक आए और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अनमे ने धीरे से उसके होठों की लाली चुरा ली। उसके हाथ अनमे की शर्ट पर कसे थे और उसके हाथों में लगी हल्दी कॉलर और सीने पर लग गई थी। पायल और राखी दोनों ने दुआ को हल्दी लगाई। चित्रा उनके पीछे से खड़ी थी। उसके दिल में कुछ फील किया और उसकी नज़रें किसी को ढूंढने लगी। कानों में उसके किसी की दिलकश आवाज़ गूंजी। मुझे ढूंढ रही हो? उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक बार उसके कान में ये मीठी आवाज़ आई। आप यहाँ हैं? उसने धीरे से कहा। नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, पर तुम चाहोगी तो आऊँगा। उसने फिर इधर उधर पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने दोनों हाथों को अपने लहंगे संभाल कर मुँह बनाते हुए दूसरी तरफ जाते हुए रुआनी आवाज़ में बोली। आप प्लीज़ सामने आइए, मैं जानती हूँ आप यहाँ ही हैं विशाल जी। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई पर वहाँ कोई नहीं था। थक हार कर चित्रा ने सर झुका लिया। तभी उसे कुछ फील हुआ। उसने ब्लाउज़ के डोरी किसी को हाथ में गिरफ्ती और वो उसे धीरे धीरे खींच रहा था। उसके दिल ने एक रफ्तार पकड़ ली। क्या ये आप हो? उसने धड़कते दिल के साथ कहा। क्यों, डर लग रहा है? कहते हुए उसने डोरी को कसकर अपनी ओर खींचा तो वो एकदम से उसकी बाहों में समा गई। उसका चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था। उसके दिल पर धड़कन, जिसे उसका दिल भी महसूस कर रहा था, उसके कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए उसने झुकी पलकों के ऊपर उठाया तो उसकी आंखें उन्हीं आंखों से जा मिली जो पहली मुलाकात में ही उसके दिल में अपना मुकाम बना गई थी। उसके चांद से चेहरे को देखते हुए विशाल बोला। जल्दी ही है आज हल्दी है, तुमने हल्दी नहीं लगाई? साथ हमें हल्दी लगाने वाला हमारे पास ही नहीं था। उसकी आंखों में देखते हुए चित्रा बोली। अब तो है ना, तो चलो हल्दी की इस रस्म को पूरा करते हैं। बोलने के साथ ही विशाल ने बाउल से हल्दी ली। चित्रा के गाल पर हल्दी मलते हुए उसके हाथ धीरे धीरे फिसल कर उसकी गर्दन पर आ गए। उसके छूते ही उसके अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ लहंगे की मुट्ठी में भर रहे। विशाल ने उसे एकदम से पलट दिया और उसके ब्लाउज की डोरी को बांध उसके पीठ पर अपने हाथ को छाप छोड़ा। विशाल को ना महसूस करते ही चित्रा ने अपनी आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। हल्दी का वो बाउल वहाँ ऐसे ही पड़ा था। चित्रा को एक पल के लिए लगा ये उसका सपना था, पर अगले ही पल आईने में उसने अक्ष को देखकर वो समझ गई कि उसका ख्वाब नहीं, हकीकत था। फर्श पर बिखरी हल्दी और उसके चेहरे पर और गर्दन पर लगी हल्दी विशाल की मौजूदगी को बयां कर रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई और एक बार फिर उसकी पलकें शर्म से झुक गई। विशाल बाहर आ गया। वो सिम्बा से बोला। सब ठीक है ना? किसी पर कोई शक तो नहीं ना? सर, सिक्योरिटी डबल है और हम सबको डबल चेक कर रहे हैं, सिम्बा ने कहा। ओके, अगले 2 दिन तक ये सिक्योरिटी ऐसे ही रहनी चाहिए। सबसे कहो ऐसे ही फोकस्ड रहें। विशाल की बातें सुनकर सिम्बा ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी वहाँ अनमे आया और बोला। चलें? विशाल ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों कार के पास आ गए। पायल और राखी दोनों पहले ही कार में बैठी थी
और एक दूसरे से बात कर रही थी। जैसे ही अनमे ने कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने को हुआ तो विशाल बोला, हम तो यहाँ हल्दी देने गए थे, पर तू क्या करने आया था? मेरी भी यही सवाल है। अचानक से तूने कैसे अपना डिसीज़न चेंज कर लिया और यहाँ आ गया? अनमे विशाल की बातों पर बोला, मैं तो उसे देखने आया था, पर लगता है तू कुछ और भी करने आया था। विशाल ने ताना मारते हुए कहा, तू कहना क्या चाहता है? अनमे ने भौं से तोड़कर कहा, यही मेरे भाई के, तू जरा आईने में अपनी शक्ल देख ले। बोलने के साथ ही विशाल ने उसका चेहरा मिरर के सामने कर दिया। सीट, अनमे ने मुंह से निकला। उसके कॉलर और गर्दन पर हल्दी लगी थी। अनमे जल्दी जल्दी साफ करने लगा तो विशाल उसे देखकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, चल अब कोई फ़ायदा नहीं। इधर चित्रा आयशा को ढूंढते हुए उसके पास गई तो मुंह फुलाते हुए बोली, तू कहाँ गायब हो गई थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। अच्छा, आयशा ने उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा और कुछ गड़बड़ लग रही थी। हाँ, चित्रा बोली, अब चल दुआ के पास, वो हमें बुला रही है। बोलते हुए वो जाने के लिए पलटी तो उसकी बैग देखकर आयशा की भौहें तन गई और वो होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मैडम चित्रा, आप ये किसके फिंगरप्रिंट्स अपने बैग पर लिए घूम रही हैं? आयशा की बात सुनकर चित्रा चौंकी। उसने अपनी आंखें भींच ली। उसे याद आया विशाल ने उसकी बैग पर अपने हल्दी वाले हाथ रखे थे। आयशा होठों को गोल कर सीटी बजाते हुए उसके सामने आई तो वो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। ओह, चोरी पकड़ी इसलिए बुरा लग रहा है। बोलते हुए वो भी हंसने लगी। चित्रा ने उसे घूर कर देखा और पैर पटकते हुए चली गई। मन्नत और असद दोनों ही खुश थे। आज उनकी बेटी की हल्दी लगी थी। आरब दुआ के सामने बैठे हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गालों पर हल्दी लगाते हुए बोला, यू आर सो प्रिटी आपा। दुआ मुस्कुरा दी। अभय विला आया हुआ था सिक्योरिटी चेक करने। उसने अच्छे से मुआवजा किया और उसे सब ठीक लग रहा था। गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वो चला गया। शांतनु अनुराग के कहे अनुसार ही कर रहा था। उसने जब पता लगाया तो विला में ही निरंजन के होने की खबर मिली, पर सिक्योरिटी ज़्यादा होने की वजह से वो अभी भी निरंजन तक पहुंचने में नाकाम था। उसने सोचते हुए खुद से कहा, शौर्य शादी कर रहे हो, करो, तुम्हारी शादी को ही मैं बर्बादी में बदल दूंगा। बोलने के बाद वो हंसने लगा। दूसरी तरफ आयुषी को सच पता चल गया था शौर्य ने उसे क्यों किडनैप किया था। वो तो उसका क्रश था, पर उसने उसे कोई भाव नहीं दिया और यही बात आयुषी को परेशान कर रही थी। अच्छे अच्छे लड़के आयुषी के सामने अपना दिल निकाल कर रख देते थे, पर शौर्य पर उसका कोई जादू नहीं चला। आयुषी को शौर्य की अदा भी काफ़ी इम्प्रेस कर गई थी, पर वो गुस्सा थी। उसके गुस्सा का एक और कारण था। जब उसे पता चला कि शौर्य शादी कर रहा है तब वो गुस्से से पागल हो गई थी, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो जानती थी वो कुछ नहीं कर सकती और इसी बात का उसे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। शौर्य उसका क्रश था, उसकी पहली पसंद। वो खुद को रूम में बंद किए हुए थी। अव्यांश उसकी इस चाहत से अनजान था और कुछ अलग ही शौर्य के साथ करने के बारे में सोच रहा था, जिसमें कनिष्का उसका पूरा साथ दे रही थी। सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। सारी लड़कियों ने अपनी मेहंदी में अपने चाहने वालों के नाम छुपाया हुआ था, जिन्हें देख देख कर वो मुस्कुरा रही थी। दुआ हाथों में लगी शौर्य के नाम की मेहंदी को देख रही थी। मेहंदी का गहरा लाल रंग शौर्य के प्यार की गहराई को बयां कर रहा था। उसने दोनों हाथों को सामने किए बैठी हुई मेहंदी के गहरे रंग को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मेहंदी में छुपा शौर्य का नाम का रंग ज़्यादा ही गहरा था। तो आप इससे इतना प्यार करते हैं? उसने शौर्य के नाम को देखते हुए कहा तो तभी उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, कोई शक? आवाज़ सुनकर दुआ पीछे मुड़ी। सामने शौर्य खड़ा था दीवार से टिक कर। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुआ ने चौंक कर कहा। तुमसे मिलने आया हूँ। बोलते हुए उसके पास आया और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें देखना चाहता था।
अरे यार, कल हमारी शादी और आप अभी ये सब, दुआ ने झुंझलाते हुए कहा। 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें अंदाज़ा भी है ना 2 दिन में मैं कैसे रहा हूँ। उसकी आवाज़ प्यार से भरी थी। दुआ उसे इतना सॉफ्ट देखकर शर्माई, पर अगले ही पल उसने उसके सीने पर हाथ रख उसे धकेलते हुए कहा, आप जाइए, कोई देख लेगा आपको। हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते हैं। शौर ने उसके हाथों को पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, देख लेने दो, मैं नहीं डरता किसी से, पर हमें डर लगता है। अपनी दबई आवाज़ में आंखें बड़ी करते हुए कहा तो शौर्य बोला, तुम मिसेस ऐसा आर बनने जा रही हो और तुम्हें किससे डर लगने लगा? तुम्हें डरना नहीं, डराना है सबको। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा तो शौर्य ने उसकी बातों को इग्नोर कर उसे एक बॉक्स देते हुए कहा, जल्दी से रेडी होकर आओ, हम कहीं जा रहे हैं? दुआ ने बॉक्स लेते हुए सवाल किया। हाँ, बोलकर शौर्य बालकोनी में चला गया और दुआ के आने का इंतज़ार करने लगा। रात हल्की गहराई हुई थी। वो बालकोनी से गार्डन में देख रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर पलट गया और देखता रह गया। तो क्या करने वाला है शांतनु? क्या वो सच में शौर्य की शादी को बर्बाद कर देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें। सो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। मेरे और भी एपिसोड्स और भी सीरीज़ भी सुनिए। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।